अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज शशम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 4 खदर का कफन, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा अहमद अब्बास। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी गुलामों से आज़ाद हुआ। जैसे बच्चों हमारा हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान मुल्क से है। हिंदुस्तान मुल्क पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। जैसे जब अंग्रेज़ों ने हमें हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया था कि हम उनके गुलाम बन गए थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी बहुत साल पहले, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान मुल्क के बहादुर थे उन्होंने डट के मुकाबला किया। जैसे गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव और लोकमान्य तिलक, उन्होंने डट के मुकाबला किया, हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद करा दिया। क्योंकि अंग्रेज़ी की हुकूमत बहुत पुराने ज़माने में हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत हम हिंदुस्तान मुल्क में बहुत बुरी साबित हुई थी। हम हिंदुस्तानियों पे बहुत जुल्म होता था, हम उनके गुलाम बन गए थे। लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी जी है और ये भगत सिंह है, सुखदेव है, उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने उनसे उनसे बगावत की, तब और हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद कर दिया। और हमारा हिंदुस्तान मुल्क 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। अभी हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों ने साथ दिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थी। जैसे अवाम ने भी बढ़ चढ़ कर मुकाबला किया, हमें इन कामों में साथ दिया कि हमें आज़ाद होना, अंग्रेज़ों की चंगलों से आज़ाद होना है। उन्होंने आज़ादी के उसूल की अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किए। जैसे उन्हें आज़ादी जब मिल गई तो उन्होंने अपने अपने नए कानून बनाए। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी। इस कहानी में जैसे जो मुसन्निफ है ख्वाजा अहमद अब्बास, उन्होंने इस सबक को एक कहानी के तौर पर बयान किया कि एक बुढ़िया है। उस ज़माने में एक बुढ़िया रहा करती थी, उसने अपनी आज़ादी खातिर अपनी जो जमा पूंजी, जो भी बैंक बैलेंस उसने जमा किया था, सारी पूंजी उसने कुर्बान कर दी। वो चाहती थी कि हमारा हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद हो जाए, हमें अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चाहिए। ये पूंजी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। ये पूंजी जो थी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। अगर जब वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जब उसे कमाने की ताकत नहीं रहेगी, तो उसे किसी से पैसा मांगने के बजाय वो जो पैसा जमा किए उसी से सहारा लेगी। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इस खदर का कफन दिया जाए, इसे खदर का कफन दिया, इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसका पैसा किसी को दे दिया जाए। तो उन्होंने इस सबक को एक कहानी के अंदाज में बयान किया, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल है। अभी हमारे हिंदुस्तान में जैसे आपको पता होगा बच्चे, बेशुमार शायर है और मुसन्निफ है। उनके कहानी जो रहती है, नज़में रहती है, वो जो रहते हैं नौजवान लड़के लड़कियां बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास है, वो इस आज़ादी में भी शामिल है। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने बड़े मौसिर अंदाज में लिखा है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया कि उन्हें भी हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद करवाना है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। अभी ख्वाजा अहमद अब्बास जो मुसन्निफ थे, वो उनकी पैदाइश कब हुई? 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिबी इल्म के ज़माने में ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। तालीम के ज़माने में उन्हें ये जज्बा आ गया था, उनमें दिलचस्पी हुई थी, उन्हें मुल्क के लिए कुछ करना है। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे, वो अखबारात के एक सहाफ़ी बन गए, एक जर्नलिस्ट बन गए। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बिल्डिंग्स में आज़ाद कलम के नुआन से कालिम लिखा। उन्होंने हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, आज़ाद कलम में लिखा। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र में समंदरी जहाज के जरिए 17 मुल्क की ममालिक की सैर की। जैसे जो मुसन्निफ थे उन्होंने कम उम्र में ही बहुत तरक्की कर ली थी, कामयाबी हासिल कर ली। 25 साल की उम्र में समंदरी जहाज में उन्होंने कई मुल्क में उन्होंने सफ़र किया। इस सफ़र की रूदार मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। इस सफ़र को उन्होंने किसका इन्वान दिया? मुसाफिर की डायरी के नाम से उनकी बुक, एक किताब छप गई है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल में मैं कौन हूँ, ज़ाफ़रान के फूल मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान
है। यकुम जून 1988 में 88 को नक्म जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। जैसे आपने शायर की किताबें पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, नज़में पढ़ी होगी, उनके मज़ामिन पढ़े होंगे, तो देखो उनकी किताबों का भी एक नाम दिया जाता है। जैसे आपने लतीफ़ों की कहानी लतीफ़े पढ़े होंगे, बच्चे जैसे बुलबुटे पढ़ते हैं, तो उनकी किताबें कौन सी है? जाफरान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नई इंसान, मतलब इनके अफसाने रिसाले जो शाये किए जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां इनके रिसालों और अफसानों को, उनकी किताबों को बड़े शौक से पढ़ते थे। अब उनका इंतकाल 1 यकुम जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। अब यहाँ पे शायर जो मुसन्निफ से कहानी अंदाज में बयान किया है कि 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। जब यहाँ पे जो 30 बरस यहाँ पे जो हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी एक बूढ़ी जला एक बूढ़ी एक गरीब बूढ़ी जुला ही रहती थी। अभी यहाँ पे जो मुसन्निफ है उसे कहानी के अंदाज में उन्होंने बयान किया है कि जब 30 बरस की उनकी उम्र थी, तो जब मैं 30 बरस की बात है, तब 30 साल बरस की बात है, मतलब 30 साल गुजर गए थे। तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा कि जब मैं बिल्कुल एक बच्चा था, मतलब हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी रहा करती थी। हमारे पड़ोस में जो जुलाई रहती थी, उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। मतलब उसका जो बूढ़ी औरत थी उसका नाम हकीम था, लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। जैसे हमारा नाम जैसे नसरीन रहता है और साबरीन रहता है। साबरीन को हम सब्बो करके बुलाते हैं, नसरीन को हम नस्सो करके बुलाते हैं। तो हकीमन को हम उसे क्या कह के बुलाते थे? हक्कू कहकर पुकारते थे आसपास के पड़ोसी लोग। उस वक्त शायद 60 बरस की उसकी उम्र होगी, मतलब वो 30 बरस गुजर चुके थे जब उन्होंने, शायर जो मुसन्निफ है वो कह रहे कि मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा था। बूढ़ी औरत को हमारे पड़ोस में रहा करती थी, उसका नाम हकीमन था और लोग उसे, आसपास के लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। वो उस बरस 60 बरस की हो गई थी। वो जवानी में विधवा हो गई थी, मतलब जवानी में उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, वो बेवा हो गई थी। उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। मतलब उम्र भर उसने नौकरी की थी, काम की थी और अपने बच्चों की परवरिश की थी। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। मतलब बूढ़ी होने के बावजूद वो सुबह सवेरे फौरन उठ जाती थी, गर्मी हो या जाड़ा वो फौरन सुबह उठ जाती थी। अभी हम अपने लिफाफों में दुबके पड़े अभी हम अपने लिफाफों में दुबके पड़े होते कि इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। अभी हम जैसे कंबलों में, चादरों में लपटे हुए रहते कि इसके घर से चक्की की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों और पोतों और नवासों के कपड़े धोती थी। मतलब दिन भर वो काम करती, कभी घर की सफाई करती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना बनाती और अपने लड़के लड़कियों के लिए खाना पकवान बनाती और पोते नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था, हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। मतलब उसका घर इतना छोटा था कि हमारे घर के आंगन के मुकाबले में उसका जो घर वो जूते के डब्बे के मुकाबले के जैसा नजर आने लगता था। दो कोठरियां, एक पतला सा दलन, नाम के वास्ते 3 गज लंबा सहन, मगर उतने साफ सुथरा और ऐसा लिपटा हुआ रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक के घर के फर्श पर खेले भकेर भी खा सकते हैं। मतलब इतनी सफाई थी कि इतनी सफाई से रहा करती थी कि वो खाना पकाने का काम, घर का ये चरखा काटना, कपड़े बुनना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, आंगन साफ करना, वो बड़ी सफाई से रखती थी। मतलब आस पास पड़ोस के रहते थे कि हक्कू का घर इतना साफ सुथरा, उसकी फर्श इतनी साफ सुथरी रहती कि लोग जमीन पे भी खाना खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम इसे हसाइस बशाइसी पाते। बड़ी हंसमुख थी। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है कि गहरा सांवरा रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते, उसका काठी बड़ी मजबूत थी। अभी यहाँ पे जब सुबह सवेरे रात कितने दिन के सारे काम अंजाम देती, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती। लोग उसे, मतलब खुशमिजाज थी वो, कभी भी उसके चेहरे पे थकन नहीं नजर आती थी। मतलब उसका रंग गहरा सांवरा और उसके भूरे सफ़ेद बाल थे।
और उसका जो चेहरा था, काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, मतलब वो 60 बरस की हो गई थी, लेकिन मरते दम तक उसकी कमर झुकी नहीं। अल्लाह ताला ने उसे बहुत सेहत दी थी। आखिरी दम तक जब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो उसके दांत टूटने लगे, जिससे बोलने में पोपले में पन का अंदाज आ गया। अब वो हमें जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती। जैसे आपने दादी अम्मा नानी अम्मा से जिनों परियों की, राजा रानी की कहानी ज़रूर सुनी होगी। वो अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू बड़ी हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। ना उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू ने किसी मर्द से डरती ना थी, ना किसी अमीर रईस अफसर या दरोगा से। मतलब वो हक्कू अपना खुद का कारोबार खुद ही चलाती थी, लेकिन हक्कू किसी से डरती नहीं थी। ना उसके अंदर कभी ये फ़र्क नहीं था कि कोई ना मर्दों के बराबर, औरत मर्द को बराबर बना, औरतों मर्दों में कोई फ़र्क करे। वो ना किसी मर्द से डरती थी, ना किसी अमीर, किसी रईस या अफसर या दरोगों से। मतलब वो अपने काम में बहुत मेहनती थी। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। अभी हक्कू जो थी, अपना जो काम करती थी मेहनत मजदूरी करके, थोड़े बहुत पैसे जो अपने बाल बच्चों के लिए जमा किए थे। जैसे आपके अम्मी अब्बू जो काम करते हैं तो देखो आपके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं और आपके लिए ऐसा कुछ बनाते ताकि बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा सहारा बने, और जो तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया वो मेरे काम आए। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। उसकी सारी पूंजी जो शायद जो 100-200 रुपए ही हो, चांदी की गहनों की शक्ल में, उसके कानों और गलों और हाथ में पड़ी हुई थी। जैसे जो उस जमाने में जो हक्कू थी, बूढ़ी औरत थी, उसने कभी बैंक का नाम ही नहीं सुना था। जैसे आज के ज़माने में अगर हमें पैसा जमा करना होता तो हम बैंक जाते हैं और बैंक में अपना बचत खाता खुलवाते हैं, वहाँ पे हम अपना सारा पैसा जमा करवाते हैं। तो बेचारी ने तो बैंक का नाम सुना ही नहीं था। वो अपनी सारी पूंजी जो 100-200 रुपए जमा की थी उसने चांदी के गहने की शक्ल दे दी थी और उसने हाथों में पहन ली थी। जैसे जो रहते बूढ़ी औरत, वो उसे जेवर, उससे चांदी के गहने बना ली थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। मतलब चांदी की बालियां पहनती थी, उसके झुके हुए कान मुझे अभी भी याद है। उन गहनों की वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि ये उसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वाले ने देखा, ना हक्कू के कान में बालियां है, ना उसके गाल में हंसली, ना उसके हाथों में कड़े, ना चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। कमर में नाम को खम नहीं। मतलब एक बार पड़ोसी ने देखा कि हक्कू के ना कान में कोई झुमका है, ना कोई माला है, ना उसके हाथ में कोई कड़ा है। तभी वो उसने पहना ही नहीं, तभी भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। हुआ ये कि इन दिनों महात्मा गांधी अली बरादरान के साथ पानीपत आए थे। मतलब हुआ था कि उस जमाने में महात्मा गांधी और अली बरादरान मतलब पानीपत आए थे। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीर की स्वराज के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतार करके उनकी झोली में डाल दिया। इसकी देखा देखी औरतें ने भी अपने अपने जेवर उतार के चंदे में दिए। मतलब उस जमाने में जैसे मतलब वो अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तो वहाँ पे महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे बहादुर लोग आए थे। मतलब उन्होंने एक मीटिंग जारी की थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जारी की थी, जहाँ पे महात्मा गांधी जी बयान कर रहे थे, वो अपनी तकरीर बयान कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो हक्कू भी बैठी है कि उन्हें चंदा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तो सबने चंदा बनाया कि सब जिन लोगों के पास थोड़ा थोड़ा जो पैसा था, उन्होंने उस चंदे में मतलब उस पैसे चंदे की पेटी में डाला। तो हक्कू, सब औरतों के पास जो जेवर था, कंगन था, चूड़ियाँ थी, बाली थी, जो जेवर थे, उन्होंने उस चंदे में डाल दिया। तो हक्कू के पास भी जो जेवर था, जो कड़ा था, उसने जो पहनी थी, जो अपने आखिरी वक्त में सोची थी मेरा सहारा बनेगी पूंजी, तो उसने भी उस चंदे में डाल दिया। उस दिन से हक्कू उस दिन से हम हक्कू हमारे हाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुनाती और अक्सर पूछती अंग्रेज़ों का राज कब खत्म होगा। मतलब उस जमाने में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। आसपास पड़ोस में दोनों जब मशवरा करते थे, बोलते हम अंग्रेज़ों के हुक्म से बहुत परेशान हैं, उनके राज से हम बहुत परेशान हैं। कब हमारे हिंदुस्तान मुल्क से अंग्रेज़ों की हुकूमत खत्म होगी, कब अंग्रेज़ यहाँ से हमारे हिंदुस्तान मुल्क से जाएंगी।
कांग्रेस के जलसे होते तो उसमें बड़े चाव से जाती, अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती, मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका था। मतलब वो हमेशा फिक्रमंद रहती थी, कब हमारे हिंदुस्तान मुल्क से ये अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म होगी, कब। जब भी कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग होती, कोई जलसा होता, तो वो बढ़ चढ़कर वो उस काम में साथ देती। मतलब उम्र भी ज़्यादा बढ़ गई थी, तब भी उसका दिमाग जो था खोखला हो गया था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा का तना ना छोड़ा। मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ गई तो आंखें उसकी कमज़ोर हो गई, आंखें उसकी चली गई, हाथ पाँव उसके कम हो गए, लेकिन मतलब उसने चरखा तो चलाना छोड़ा नहीं। उम्र भर की मशक के सहारे सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। मतलब उसकी भले रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी हाथों से वो बिना आंखें के भी कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि ये खुदरा अपने कफन के लिए बुन रही हूँ। मतलब बेटे जो उसके बच्चे तो मना कर रहे थे कि अम्मी आप ये सारा काम क्यों कर रही, तो बोली मैं ये कपड़े से मैं अपना कफन बना रही हूँ। फिर हक्कू मर गई। इसकी आखिरी वसीयत थी कि मुझे मेरे बुने हुए खुदर का कफन देना। मतलब उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, उसने अपने बच्चों से ये कह दिया था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे बुने हुए कपड़े से खुदर का कफन बना देना। मतलब उसने अपने आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों से यही जाहिर की थी, अगर मैं मर जाऊंगी तो मैंने जो कपड़ा बुना है, खुदर का कपड़ा जो बुना है तो इस खुदर के कपड़े का कफन बना देना। अगर अंग्रेज कपड़े का ये दिया अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब नहीं हो। अगर अंग्रेजी कपड़े का अगर तुमने मेरा कफन बनाया तो मुझे मेरी रूह और को कभी चैन नसीब नहीं होगा। इन दोनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खदर का पहला कफन हक्कू को मिला। मतलब उन दोनों में कफन लट्ठे के दिए जाते थे, जैसे उस जमाने में अंग्रेजों का राज चलता था। मतलब हक्कू की ख्वाहिश थी कि मैं जो कदर का कपड़ा जो बुनी हूँ, इस कपड़े को से मेरा कफन बना देना, क्योंकि मुझे मरते दम तक मुझे मेरे खदर का कफन चाहिए, खदर का कपड़ा चाहिए। मुझे अंग्रेज़ों का कोई भी सामान नहीं चाहिए, अंग्रेज़ों की कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो मेरी रूह को बिल्कुल चैन नसीब नहीं होगी। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। ना जुलूस, ना फूल, ना झंडे, बस एक खदर का कफन। ना मतलब उसके जनाजे में उसके रिश्तेदार शामिल थे, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी 2-3 शामिल थे। ना ही जुलूस था, ना ही फूल, ना ही झंडे, बस एक खुदर का कफन था। कि जैसे बच्चों आज के सबक में हमने देखा खुदर का कफन, मतलब इस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश थी कि मैं मरूँ तो मैं अपने खुदर के कपड़े का मैं कफन पहनूं। मुझे अंग्रेज़ों की कोई चीज़ नहीं चाहिए। कि इस बूढ़ी औरत ने हमारी हिंदुस्तान मुल्क के लिए उसने बड़ी कुर्बानी दी। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। मानी इशारत, खदर हद घर परे बुना हुआ कपड़ा खादी, खेले अनाज के दाने जो बोने जाने पर खुल जाए, मसलन मुरमुरे पाप का रन, हशाश बशाश बहुत खुश, काठी जब्स की बनावट, हसली एक किस्म का जेवर जो गले में पहनाया जाता है, अली बरादर मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पूंजी दौलत, गम झुकाव, लट्ठा एक किस्म की सूती का कपड़ा जो इंग्लिस्तान से लाता है। मतलब कपड़ा जो इंग्लिस्तान से लाया जाता है।